हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड, आज देखिए फिर से हम अपनी क्लासेस में आप लोगों के लिए सीटेट 2023 के लिए एनसीईआरटी बेस पर आधारित पर्यावरण अध्ययन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। ओके फ्रेंड्स, आज देखिए हमारा अंतिम प्रहार रहेगा, ठीक है। 20 अगस्त 2023 के सीटेट एग्जाम के लिए, यानी कि जो कल आपका एग्जाम है उसके लिए हमारा अंतिम आज का ये प्रैक्टिस पेपर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो लोग फ्रेंड देखिए अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर दीजिए। और चलिए फ्रेंड, फटाफट से हम लोग अपने 30 क्वेश्चन के यानी कि पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि जिस राज्य में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ठीक है, स्थित है उसका नाम है। यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है, ठीक है, उसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है झारखंड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा कि जहां पर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, ठीक है, स्थित है, वो आपके उत्तराखंड में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपके सेकेंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि उस मादक द्रव्य की पहचान कीजिए जो भ्रांतिजनक मादक द्रव्य का उदाहरण नहीं है, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए, आपसे नॉट वाले क्वेश्चन पूछे हैं कि आपको उस मादक द्रव्य की पहचान करना है जो आपके भ्रांतिजनक मादक द्रव्य का उदाहरण नहीं है, ठीक है। पहला है आपका एलसीडी, सॉरी एलएसडी, ठीक है। दूसरा है आपका हशीश यानी कि जो भांग होता है। तीसरा है आपका कैनाबिस और चौथा है आपका पेनिसिलिन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मादक द्रव्य है, ठीक है, वो आपके पेनिसिलिन नहीं है, क्योंकि ये आपकी जो एक दवा है, ठीक है, ये पेनिसिलिन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, वो आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जल संरक्षण में संलपित अलवर जिले से भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले इस पर्यावरणवादी का नाम है, ठीक है। यानी कि जो जल संरक्षण में संलिप्त अलवर जिले से भारत का जल पुरुष, ठीक है, कहे जाने वाले इस पर्यावरणवादी का नाम है। पहला है आपका ऑप्शन जादव पायंग, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र सिंह, तीसरा है मेधा पाटकर और चौथा है फ्रेंड्स आपका आबिद सुरती, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो अलवर जिले से भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले, ठीक है, पर्यावरणवादी का नाम है वो आपके फ्रेंड्स राजेंद्र सिंह है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपके पर्यावरण में, ठीक है, ये कई बार पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। और चलिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह प्रतिरूप जो कश्मीरी हाउस बोट पर चौखटी आरा पहेली के जैसे दिखता है वह है। यानी कि जो ऐसा कौन सा प्रतिरूप है, ठीक है, जो आपके कश्मीरी हाउस बोट पर चौखटी आरा पहेली के जैसे दिखता है। पहला ऑप्शन है आपका देवबंद, दूसरा है आपका मेहराब, तीसरा ऑप्शन है मुकरना और चौथा है आपका खत्म बंद। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके चौखटी आरा पहेली के जैसा दिखता है वो आपके कौन से हैं, खत्म बंद, ठीक है। यही आपके कश्मीरी हाउस बोट पर जो चौखटी आरा पहेली के जैसे दिखते हैं, ठीक है, यानी कि खत्म बंद। तो यहाँ पर आपका फ्रेंड देखिए जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकोंडा के जिले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के दाहिने नीचे भाग में निम्नलिखित पैमाना छपा है, ठीक है। यानी कि जो पैमाना 1 सेमी बराबर होता है सेंटीमीटर, ठीक है, उसके बराबर क्या होता है 110 मीटर, ठीक है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि यदि मानचित्र पर फतेह दरवाजा और बंजारा दरवाजा के बीच की दूरी 13.7 सेंटीमीटर है तो इन दोनों स्थानों की वास्तविक दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है आपका 14.07 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 1.507 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 2.747 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है आपका कि 27.47 किलोमीटर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक जो दूरी है फ्रेंड्स, वो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 यानी कि 1.507 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स आपका जो सेकेंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक पारिस्थितिक वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषणज स्तर है, ठीक है। आपको बताना है कि जो पारिस्थितिकी वातावरण के जो पिरामिड होते हैं वो आपके जो तीसरा पोषणज स्तर है वो क्या होता है, ठीक है। पहला है आपका अपघटक, दूसरा है उत्पादक, तीसरा है शाकाहारी और चौथा ऑप्शन है मांसाहारी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो तीसरे स्तर के पोषणज स्तर होते हैं, ठीक है, जो पिरामिड के तीसरा पोषणज स्तर होता है वो आपका फ्रेंड्स क्या हो जाता है मांसाहारी, ठीक है। यहाँ पर देखिए
सबसे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका क्या हो जाएगा, मांसाहारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली से मुंबई यात्रा करते हुए गौरव जानी निम्नलिखित राज्यों में से किन छोटे बड़े राज्यों से गुजरे। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स आपको दिल्ली से मुंबई का यात्रा करना है, तो जो गौरव जानी है, ठीक है, वो निम्नलिखित राज्यों में से किन किन छोटे बड़े राज्यों से गुजरे। चलिए फ्रेंड्स हम लोग अपना देखेंगे, जो भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक है, वहां से हमें मुंबई की यात्रा करना है। ठीक है, तो वहां पर जो गौरव जानी है वो किन किन राज्यों यानी कि जो छोटे बड़े राज्य हैं किन किन राज्यों से गुजरे, हमको ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग चलिए अपने किस में चलते हैं, हम लोग अपने 1 मिनट, हम लोग मैप में चलेंगे। ठीक है, हम लोग मैप में चलेंगे और देखेंगे कि दिल्ली से मुंबई यात्रा करते हुए गौरव जानी निम्नलिखित में से यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स यहाँ पर किन किन राज्यों में से वो गुजरे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स अपने मैप में चलते हैं। मैप पे चलते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं कि सबसे पहले तो देखिए हमारा जो दिल्ली है फ्रेंड्स वो आपका यहाँ पर है। ठीक है, दिल्ली है और आपको जाना कहाँ है फ्रेंड्स, मुंबई। ठीक है, यानी कि जो महाराष्ट्र में है आपका मुंबई। ठीक है, तो देखिए आपका मुंबई यहाँ पर कहाँ पर है फ्रेंड्स, इसमें देखिए यहाँ पर तो आपका क्या है, महाराष्ट्र है। ठीक है, 1 मिनट, चलिए देखिए फ्रेंड्स हमने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया है। ठीक है, हम लोग क्योंकि हमें दिल्ली से मुंबई हमको जाना है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर तो हमारा 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पर तो देखिए फ्रेंड्स हमारा दिल्ली है। ठीक है, ये दिल्ली है और हमें जाना कहाँ पर है, मुंबई में। ठीक है, तो देखिए हमारा जो मुंबई है वो आपके कहाँ पर पड़ता है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र हमारा देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर है। ठीक है, इसमें तो कहीं मुंबई दिख ही नहीं रहा है। चलिए हम लोग महाराष्ट्र में यानी कि आपको आना है, तो कौन कौन से राज्य आएंगे तो हम लोग देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स आप सबसे पहले दिल्ली से तो आप लोग कहाँ पर आएंगे, राजस्थान में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए राजस्थान है। ठीक, राजस्थान से आप लोग गुजरात में भी आएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश का भी आ रहा है। 1 मिनट, सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा दिल्ली 1 मिनट, ये तो फेल जा रहा है। ठीक है, देखिए जो दिल्ली था, ठीक है, दिल्ली से हम लोग कहाँ पर आएंगे, राजस्थान में आएंगे, यानी कि राजस्थान में, फिर उसके बाद हम लोग देखिए फ्रेंड्स गुजरात में आएंगे, उसके बाद हम लोग जो महाराष्ट्र में आएंगे, इसी महाराष्ट्र में ही आपका जो है मुंबई है। ठीक है, तो हम लोग का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन था कि दिल्ली से मुंबई यात्रा करते समय जो गौरव जानी है निम्नलिखित राज्यों में से किन राज्यों यानी कि छोटे बड़े राज्यों से गुजरते हैं, तो वो आपके देखिए गुजरात था, महाराष्ट्र था और राजस्थान था। ठीक है, यानी कि यही तीनों राज्य हैं कि जो लोग मुंबई से दिल्ली यात्रा करेंगे। ठीक है, तो यानी कि जो आपका सेकंड ऑप्शन है फ्रेंड्स वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगा है, बट देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट है, दिशा और दूरी वाले। ठीक है, यानी कि मैप वाले। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, फटाफट से हम लोग अपने 30 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि मनाली में चमेली किस प्रकार के आवास में रहती है। ठीक है, जो मनाली में चमेली है वो किस प्रकार के आवास में रहती है, यानी कि आपको बताना है कि जो मनाली में घर होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, पहला है प्रबल बांस के खंभों से बने घर। ठीक है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है बांस के खंभों पे फ्रेंड्स, देखिए आपके असम में घर होते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका खपरेल के मिट्टी के घर में, और तीसरा है आपका पत्थर या लकड़ी से बने घर में, चौथा है बहुमंजिला घर। तो देखिए फ्रेंड जो चमेली में घर होता है वो आपके पत्थर या फिर लकड़ी से बने हुए घर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका थर्ड होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 1 मिनट, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसका ऑप्शन नहीं दिया गया। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा कि आहारी रेशों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपसे नॉट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो आहारी रेशे होते हैं उसके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारे शरीर को पोषण देना, दूसरा है रुक्षांश भी कहा जाता है आहारी पोषण को। ठीक है, ये बिल्कुल सही है आपका। तीसरा है हमारे शरीर को अपाचित भोजन से छुटकारा पाने में मदद करता है, और चौथा है कि मुख्यतः पौधों द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो नहीं होगा फ्रेंड्स तो आपका यही नहीं होगा कि हमारे शरीर को पोषण प्रदान देना। ठीक है, जो आहारी रेशे होते हैं ये पोषण प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पाठ अमृता की कहानी में ग्राम खेजड़ली को उसका नाम मिला। ठीक है, यानी कि जो पाठ है अमृता की कहानी,
ठीक है, उसमें ग्राम खेजड़ली को उसका नाम मिला। पहला ऑप्शन है पूर्वजों से, दूसरा है वहां निवास करने वाले बच्चों से, तीसरा ऑप्शन है वहां उगने वाले वृक्षों से, और चौथा ऑप्शन है पंचायत के सदस्यों से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो अमृता की कहानी में ग्राम खेजड़ी को नाम मिला है, खेजड़ली को, ठीक है, उसका नाम किससे मिला है, तो वहां पर उगने वाले वृक्षों से मिला है। ठीक है, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड्स वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स कि बंगाल की खाड़ी के 3 निकटवर्ती प्रदेश राज्य हैं। ठीक है, यानी कि प्रदेश जिसको राज्य बोला जाता है। आपको बताना है कि जो बंगाल की खाड़ी होते हैं, ठीक है, उसके 3 निकटवर्ती प्रदेश कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने मैप नहीं लिया है, लेकिन फिर भी हम लोग देखिए ऊपर मैप था हमारा, तो हम लोग देख लेते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी से लगे हुए राज्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपके बंगाल की खाड़ी से लगे हुए राज्य हैं, चलिए हम लोग थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं और बस। ठीक है, अब देखिए जो ये आपका बंगाल की खाड़ी है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए आपके कौन कौन से राज्य है। पहले तो देखिए यहाँ पर चेन्नई आपका हो गया। ठीक है, और कौन सा हो गया, देखिए ये आंध्र प्रदेश भी आपका हो गया जो कि बंगाल की खाड़ी से लगा है। ठीक है, ओडिशा हो गया। ठीक है, और इधर देखिए फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल भी लगा हुआ है। ठीक है, और इधर देखिए तमिलनाडु। ठीक है, आपके देखिए यहाँ पर जो 5 राज्य हैं वो आपके बंगाल की खाड़ी से लगते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट से अपने ऑप्शन में देख लेते हैं कौन कौन से हमारे राज्य लगे हुए हैं। ठीक है, देखिए कौन सा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, आपका ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, कि जो बंगाल की खाड़ी से 3 निकटवर्ती राज्य लगे हुए हैं। देखिए केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आपका कर्नाटक है वो तो नहीं लगा हुआ है। ठीक है, केरल लगा है, तमिलनाडु लगा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ये तीनों ही फ्रेंड्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो यही आपका देखिए जो बिल्कुल करेक्ट का ऑप्शन होगा यही आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। ठीक है, यही तीनों लगे हुए थे, हमने मैप में भी देखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वर्षा जल संग्रहण का अर्थ है। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर कि जो वर्षा जल संग्रहण है उसका क्या अर्थ होता है। पहला ऑप्शन है वर्षा के जल का भंडारण सतही या अधोसतही जल भृत में होता है। दूसरा ऑप्शन है वर्षा के जल को छतों के ऊपर से तथा पार्कों से बह जाने दिया जाता है। और तीसरा है कि सतही वर्षा जल से मिट्टी यानी कि गंदगी हटाना। और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स कि सतही वर्षा जल से लवण हटाना। तो देखिए फ्रेंड्स, जो वर्षा जल संग्रहण का अर्थ होता है वो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर कि वर्षा के जल का भंडारण सतही या अधोसतही जलभृत में होता है। ठीक है, यही आपके वर्षा जल संग्रहण का अर्थ होता है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था। ठीक है, आपको स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स इसमें आपका कि महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस पर, दूसरा है महात्मा गांधी के 100वें जन्म दिवस पर, तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस के 100वें जन्म दिवस पर, और चौथा है कि सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्म दिवस पर। तो देखिए स्वच्छ भारत मिशन जो है फ्रेंड्स वो हमारे महात्मा गांधी से संबंधित है। ठीक है, तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन आपको बताना है कि जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था, ठीक है, आरंभ किया गया था, वो आपके महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन पर या फिर 100वें जन्मदिन पर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका फर्स्ट होगा कि जो महात्मा गांधी हैं उनके 150वें जन्म दिवस पर स्वच्छ भारत अभियान आरंभ किया गया था। ठीक है, यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स की अरक्तता। ठीक है, अरक्तता जिसकी कमी से उत्पन्न होती है वह है, यानी कि जो अरक्तता जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है आपके, ठीक है, रक्त अल्पता हो जाता है जिसे बोलते हैं हम लोग एनीमिया बोला जाता है। ठीक है, वो किसकी कमी से होता है। पहला ऑप्शन है विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका आयरन होगा। ठीक है, आयरन की ही कमी से अरक्तता उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, कक्षा 3 की एक ईवीएस शिक्षिका प्रीति, ठीक है, संप्रेषण यानी कि यात्रा थीम के लिए को रचनात्मक पद्धति का प्रयोग करके पढ़ाना चाहती है। इसके लिए वह, यानी कि फ्रेंड जो कक्षा 3 की एक ईवीएस की शिक्षिका है, ठीक है, प्रीति, वो संप्रेषण, ठीक है, जो कि यात्रा की थीम के लिए है, तो संप्रेषण को रचनात्मक पद्धति का प्रयोग करके पढ़ाना चाहती है। इसके लिए वह, पहला ऑप्शन है संप्रेषण से संबंधित भूमिका निभाने को प्रोत्साहित करे। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स
क्या पूछा गया है आपसे कि रचनात्मक पद्धति का प्रयोग करना है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है विवादास्पद विषयों से संबंधित विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना चाहिए। और तीसरा है कि किसी नजदीकी डाकघर पर जाने के लिए क्षेत्र भ्रमण की योजना बनानी चाहिए। और चौथा है कि श्यामपट्ट को एक प्रभावी शिक्षण साधन के रूप में प्रयोग करेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो संप्रेषण यानी कि जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, उसको रचनात्मक पद्धति का प्रयोग करके पढ़ाना चाहती है। तो इसके लिए फ्रेंड्स देखिए, उसको क्या करना चाहिए, उसे नजदीकी, ठीक है, किसी नजदीकी डाकघर पर जाने के लिए क्षेत्र भ्रमण की योजना बनानी चाहिए, ठीक है, या फिर योजना बनाएगी। तो यही फ्रेंड्स देखिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लोक कथाएं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करते हैं, ठीक है। यानी कि जो लोक कथाएं होती हैं वो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या करते हैं, किसकी, लोक कथाएं की, ठीक है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स, लोक कथाएं बच्चों की कल्पना का विकास करती है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है कि बच्चों की कल्पना का विकास करती है फ्रेंड, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है लोक कथाएं बच्चों को अपने परिवेश से जोड़ती हैं, बिल्कुल सही। और तीसरा ऑप्शन है कि लोक कथाएं बच्चों को पर्यावरण के बारे में नैतिक संकेत देती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो लोक कथाएं होती है वो बच्चों को पर्यावरण के बारे में नैतिक संकेत देती है, ठीक है। और अगला आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स कि लोक कथाएं बच्चों में रुचि का विकास करती हैं, ऐसा भी नहीं है। और पांचवा ऑप्शन है आपका कि लोक कथाएं बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करती है, जो कि बिल्कुल सही है। सृजनात्मकता का फ्रेंड्स से विकास करती है कौन, लोक कथाएं, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए, बी और ई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए, बी, ई कौन से ऑप्शन है फ्रेंड्स, थर्ड ऑप्शन में, तो आपका राइट ऑप्शन जो है वो आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अपने हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सामूहिक क्रियाकलाप, ठीक है। जो प्राथमिक स्तर पर देखिए फ्रेंड जो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम होते हैं उसमें जो सामूहिक क्रियाकलाप होते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका असमान विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होते हैं। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक को सरलता से छात्रों का मूल्यांकन करने देते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि सभी छात्रों में प्रतिस्पर्धा, देखिए प्रतिस्पर्धा जहां पर आ जाएगा कंपटीशन, ये आपका निगेटिव ऑप्शन होता है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स कि विस्तृत प्रकार के प्रतियों और कौशलों को सम्मिलित करने में सहायक होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं है जो आपके सामूहिक क्रियाकलाप होते हैं, ठीक है, न ही जो शिक्षक होता है सरलता से छात्रों का मूल्यांकन करने देते हैं, ठीक है, जो आपके सामूहिक क्रियाकलाप होते हैं। यानी कि फ्रेंड जो सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन जो बचता है वो आपका फर्स्ट हो जाता है कि जो असमान शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया होती है उसमें सम्मिलित करने के लिए सहायक होते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि रचनात्मक मूल्यांकन के प्राथमिक उपकरणों यानी कि जो साधन है में है, ठीक है, यानी कि जो आपका देखिए क्वेश्चन है कि रचनात्मक मूल्यांकन के प्राथमिक साधनों में है। तो चलिए देखते हैं कि जो रचनात्मक मूल्यांकन है उसमें प्राथमिक साधन में क्या है। पहला ऑप्शन है आपका वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक परीक्षाएं, ठीक है, जो कि बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स रचनात्मक मूल्यांकन में। दूसरा है सामूहिक परियोजनाओं कार्यों पर कार्य करना, ठीक है, ये आपका हो सकता है रचनात्मक मूल्यांकन, यानी कि जो सामूहिक रूप से रचना करके यानी कि जो बच्चे करके सीखते हैं, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है कि छात्रों के प्रदर्शन के बारे में अंतिम निर्णय लेना, बिल्कुल गलत, यहाँ पर रचनात्मक मूल्यांकन में ये बिल्कुल नहीं कहा जाता है। और चौथा ऑप्शन है कि पास अथवा फेल होने वाले छात्रों की संख्या के आधार पर छात्रों की सफलता का निर्धारण करना, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका बचता है वो आपका क्या हो जाता है, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक है, कि जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है उसके प्राथमिक साधनों में से सामूहिक परियोजनाओं यानी कि नियत कार्यों पर कार्य करना, ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 5 का विद्यार्थी अनिल अपने शिक्षक कृष्णन से पूछता है कि ऐसा क्यों है कि पत्थर पानी में डूब जाता है लेकिन कागज नहीं। कृष्णन को क्या करना चाहिए, यानी कि फ्रेंड जो कक्षा 5 का विद्यार्थी है वो अनिल अपने शिक्षक से यानी कि जो उसका शिक्षक है कृष्णन उससे पूछता है कि ऐसा क्यों होता है कि जो पत्थर होता है वो पानी में डूब जाता है लेकिन जो कागज होता है वो नहीं, ठीक है। तो अब कृष्णन जो टीचर है उन्हें क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है ठोस की अवधारणा के बारे में समझाएं, ठीक है, ऐसा तो चलिए आगे ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है। और दूसरा है कि पत्थर भारी है और कागज हल्का है, इसकी व्याख्या करें। तीसरा है कि अनिल से कहे कि पता लगाए कि कौन सी दूसरी चीजें पानी में डूब जाती हैं और यह कहें कि चीजें पानी में क्यों डूब जाती हैं, आप
अपनी अन्य बड़ी कक्षाओं में पढ़ाएं। और चौथा ऑप्शन है कि अनिल से कहें कि पत्थर और कागज की तुलना करें और उत्तर ढूंढे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन आपका जो ऑप्शन होता है वो आपका फ्रेंड्स थर्ड होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर डूब जाता है जो पत्थर है और वो कागज जो है वो नहीं डूबता है। तो जो टीचर है यानी कि जो कृष्ण है वो उनको कहना चाहिए, ठीक है, कि वो अनिल से कहें कि यह पता लगाएं, ठीक है, अनिल खुद ही पता लगाए, यानी कि वो अन्वेषण करे, खोज करे कि कौन सी दूसरी चीजें पानी में डूब जाती हैं, और यह कहे कि चीजें पानी में क्यों डूब जाती है, आप अपनी अन्य बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए सबसे जो उपयुक्त आंसर है वो आपका थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जल के विषय पर एक इकाई पढ़ाते समय कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका बच्चों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता पर उनके पड़ोस के सर्वेक्षण के लिए भेजने की योजना बनाती है। शिक्षिका प्रयास करती है, यानी कि फ्रेंड जो जल का विषय है, ठीक है, उस पर एक इकाई पढ़ाते समय कक्षा 4 की जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है, ठीक है, वो बच्चों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता पर उनके पड़ोस के सर्वेक्षण के लिए भेजने की योजना बनाती है। तो देखिए फ्रेंड, जो आपकी शिक्षिका है वो क्या प्रयास कर रही है, ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि विभिन्न क्षेत्रों में जल सुविधाओं के बारे में रिपोर्ट तैयार करने की, और दूसरा ऑप्शन है कि सामाजिक पहलुओं को पर्यावरणीय कारकों के साथ एकीकृत करने की, तीसरा ऑप्शन है छात्रों की सहायता करने की जिससे वे अपने पड़ोस की जल संबंधी समस्याओं के बारे में सीखें, और चौथा ऑप्शन है कि अध्याय को पढ़ाने के अपने स्वयं के बोझ को कम करने। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो शिक्षिका है वो ये प्रयास करती है कि जो सामाजिक पहलू हैं, ठीक है, उनको पर्यावरणीय कारकों के साथ एकीकृत करने। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पर एकीकृत करने के लिए आता है वो आपको पॉजिटिव आंसर माना जाता है, ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि तानी ने एक कहानी पढ़ी, ठीक है, तानी ने एक कहानी पढ़ी है जिसमें एक लोमड़ी आलू बुखारा खाना चाहती थी, पर वो एक ऊंचे पेड़ पर लगे आलू बुखारा तक नहीं पहुंच पाती है। लोमड़ी यह कहते हुए चली जाती है कि आलू बुखारा खट्टा है। तानी ने पहले कभी आलू बुखारे का फल नहीं देखा, लेकिन कहानी पढ़ने के बाद वह जानती है कि आलू बुखारा एक फल है, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। यह घटना निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत की पुष्टि करता है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तानी एक कहानी पढ़ती है जिसमें एक लोमड़ी है, ठीक है, वो आलू बुखारा खाना चाहती है, पर वो जो पेड़ है, ठीक है, उसके ऊंचे पेड़ पर वो लगे हुए आलू बुखारा थे जहां तक लोमड़ी नहीं पहुंच पाती, ठीक है। तो लोमड़ी यह कहते हुए चली जाती है कि जो आलू बुखारा है वो बहुत खट्टा है। तो देखिए फ्रेंड, जो तानी है, जो आपकी छात्रा है, ठीक है, वो तानी वो पहले कभी आलू बुखारे का फल नहीं देखा था, लेकिन कहानी पढ़ने के बाद वो ये जानने लगी थी कि जो आलू बुखारा है वह एक फल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स कि यह घटना निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत की पुष्टि करता है। पहला है बच्चे इंद्रियगत अनुभव से सीखते हैं, दूसरा है बच्चे संदर्भ से सीखते हैं, तीसरा है बच्चे अनुमान लगाकर सीखते हैं, और चौथा है कि बच्चे विज्ञान की संरचना से सीखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको पहले ही बताया है जहां पर आपसे संदर्भ आ जाए वहीं आपका ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स देखिए जो बच्चे हैं वो संदर्भ से सीखते हैं, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि आपका जो सेकेंड ऑप्शन है फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ईवीएस में कर के सीखने के प्रत्यय का अर्थ है, यानी कि जो कर के सीखने का प्रत्यय है फ्रेंड्स उसका क्या अर्थ है। पहला है कक्षा में बहुत सी शिक्षण सामग्रियों यानी कि साधनों का उपयोग, दूसरा ऑप्शन है पढ़ाते समय बहुत से प्रश्नों को शामिल करना, और तीसरा ऑप्शन है कि विभिन्न प्रकार के व्याख्यानों तथा स्पष्टीकरणों का प्रयोग, और चौथा है कि भूमिका निभाना तथा परियोजना कार्य सम्मिलित करना। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके ईवीएस में करके सीखने का जो प्रत्यय है उसका जो अर्थ होता है फ्रेंड्स वो आपका क्या होता है, भूमिका निभाना तथा परियोजना कार्य सम्मिलित करना, ठीक है। यही आपके करके सीखने का जो प्रत्यय है उसका अर्थ होता है ईवीएस में, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आपका जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि मनोरमा अपने विद्यार्थियों से पूछती है कि उनके पास रहने वाले जीवों में कितने पैर हैं, ठीक है।
एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक के रूप में इस गतिविधि के पीछे के सबसे उपयुक्त उद्देश्य कौन से होने चाहिए। यानी कि जो मनोरमा है फ्रेंड्स, वो अपने विद्यार्थियों से पूछती हैं कि जो उनके आसपास रहने वाले जीव हैं, ठीक है, उनको कितने पैर होते हैं। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक के रूप में इस गतिविधि के पीछे सबसे उपयुक्त उद्देश्य कौन से होने चाहिए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे उपयुक्त उद्देश्य पूछा गया है, यानी कि जो सबसे पॉजिटिव ऑप्शन होगा वही आपका करेक्ट होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि विद्यार्थियों को जानवरों के विभिन्न शरीर अंगों से अवगत कराना। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ये तो उतना भी उपयुक्त नहीं है। चलिए बट हम लोग अपने अगले ऑप्शन की ओर चल देते हैं, देखते हैं क्या है। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों में जंतु जगत की विभिन्नता के प्रति सराहना विकसित करना, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा ऑप्शन है कि विद्यार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासा को पोषित करना, बिल्कुल सही। और तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स कि विद्यार्थियों का अवलोकन एवं खोज के अवसर प्रदान करना। ये तो देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो सबसे उचित है फ्रेंड्स, इस ए जो है ऑप्शन, इससे उचित ये तीनों ही ऑप्शन है। ठीक है, तो आपका बी सी डी फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा, बी सी और डी। ठीक है, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि रोहन शिक्षक से शिकायत करता है कि सैम को एक कीड़े ने काट लिया है और वह उसे कुचल रहा है। शिक्षण शास्त्र के संबंध में शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या होना चाहिए। यानी कि जो रोहन है फ्रेंड्स, वो अपने टीचर से शिकायत करता है कि सैम को, ठीक है, सैम कोई लड़का है, ठीक है, उसको एक कीड़े ने काट लिया है और वह उसे कुचल रहा है। तो आप बताइए फ्रेंड्स कि जो शिक्षण शास्त्र के संबंध में शिक्षक है, ठीक है, उसका सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या होना चाहिए। पहला है सैम से बात करके उसे कीड़े को कुचलने से मना करेंगे। दूसरा ऑप्शन है आपका प्राथमिक उपचार करके सैम को डॉक्टर के पास ले जाएं। तीसरा है सैम से कहेंगे कि जीवों को मारना क्रूरता और उसे दंड देंगे। और तीसरा है कि सैम से पूछेंगे कि अगर आप सभी कीड़ों को मार दिया जाए तो क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे जो उपयुक्त आंसर होगा ये आपका यही होगा कि आप सैम से पूछेंगे कि अगर आप सभी कीड़ों को मार दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पर सबसे अच्छा उपयुक्त व्यवहार होगा, यानी कि जो टीचर है। यानी कि आपका फ्रेंड्स जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने की समस्या समाधान विधि में खाली स्थान वांछनीय है। ठीक है, जबकि प्राथमिक स्तर पर फ्रेंड्स ईवीएस पढ़ाने की जो समस्या समाधान विधि होती है, ठीक है, उसमें क्या वांछनीय है। पहला ऑप्शन है वह बच्चों की पढ़ाने एवं लिखने के कौशलों को विकसित करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है चार्ट एवं चित्रों के महत्व को उजागर करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है कि छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स जटिल सामाजिक समस्याओं को उजागर करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके जो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने की समस्या समाधान विधि होती है, ठीक है, उसमें क्या वांछनीय होती है। तो वहां पर सबसे वांछनीय फ्रेंड्स होती है कि जो छात्र होते हैं उनको स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर एनसीईआरटी द्वारा अनुशंसित लिखा है, ठीक है, अनुशंसित पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या है। ठीक है, आपको बताना है फ्रेंड कि जो आपके प्राथमिक स्तर पर एनसीईआरटी द्वारा अनुशंसित पर्यावरण अध्ययन है उसका पाठ्यचर्या है। पहला ऑप्शन है निर्देशात्मक, दूसरा है सुझावात्मक, तीसरा है घोषणात्मक और चौथा है फ्रेंड्स आपका अन्वेषणात्मक। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या क्या है। पहला आपका तो सुझावात्मक होगा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। निर्देशात्मक तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ना ही आपके घोषणात्मक है, ठीक है, और आपका अन्वेषणात्मक तो ये तो आप पहले ही जानते हैं कि बच्चे जहां पर अन्वेषण करते हैं वो आपका पॉजिटिव हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सुझावात्मक और अन्वेषणात्मक, ठीक है, यही दोनों फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि बी और डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैसे जैसे बच्चा कक्षा 3 से कक्षा 5 में जाता है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या बच्चे की दुनिया के बारे में समझ को निम्नलिखित क्रम में विस्तारित करती हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है देश शहर मोहल्ला माता पिता स्वयं। दूसरा ऑप्शन है देश शहर मोहल्ला स्वयं माता पिता। तीसरा ऑप्शन है स्वयं माता पिता मोहल्ला देश शहर शहर देश। और चौथा ऑप्शन है कि माता पिता स्वयं मोहल्ला देश शहर और देश। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स,
सबसे जो करेक्ट आपका जो ऑप्शन हो जाएगा कि जो बच्चे होते हैं कक्षा 3 से 5 की जब जाते हैं, ठीक है, कक्षा में, तो पर्यावरण अध्ययन जो पाठ्यचर्या होती है उनकी, वो बच्चे की दुनिया के बारे में जो समझ होता है, कौन सा क्रम विस्तारित करता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर तो देखिए सबसे पहले वो स्वयं को जानता है, उसके बाद वो अपने माता-पिता को, ठीक है, उसके बाद अपने आस-पड़ोस यानी कि मोहल्ला में, फिर वो शहर में, फिर उसके बाद देश में। यानी कि जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका थर्ड ही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षा के छात्रों को परिवार थीम पढ़ाते समय एक उचित क्रियाकलाप में शामिल हो सकता है, ठीक है। आपको फ्रेंड्स प्राथमिक कक्षा के छात्रों को परिवार थीम पढ़ाते समय एक उचित क्रियाकलाप में शामिल हो सकता है। पहला ऑप्शन है बच्चों को प्राकृतिक पैदल सैर के लिए ले जाना, और दूसरा ऑप्शन है बच्चे से कहना कि वे अपने परिवार के सदस्यों की रुचियों के बारे में बताएं या फिर लिखें, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है कि परिवार में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या की गिनती करना। चौथा है कि उनसे अपने प्रिय अध्यापक के बारे में बात करने के लिए कहना। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राथमिक कक्षा के छात्रों को परिवार थीम पढ़ाते समय, आप परिवार थीम पढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि समय पर उचित क्रियाकलाप शामिल हो सकता है। तो परिवार थीम आप फ्रेंड्स पढ़ा रहे हैं तो बच्चों से क्या आप करवा सकते हैं, ठीक है, क्या शामिल कर सकते हैं उसमें। तो देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि बच्चे से आप यही कहेंगे कि वो अपने परिवार के सभी सदस्यों की रुचियों के बारे में लिखें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्राकृतिक पैदल ये तो आपका परिवार का थीम में आता नहीं है, ठीक है, और लड़के लड़कियों गिनती करना ये तो आपका पॉजिटिव है नहीं फ्रेंड्स, ठीक है, और अपने अध्यापक के बारे में तो ये परिवार के बारे में आता नहीं है, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स जो सबसे करेक्ट आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि कक्षा तीसरी की अध्यापक, ठीक है, कक्षा तीसरी की अध्यापक अभिभावक मीटिंग में सलमा कक्षा अध्यापक से, ठीक है, जो सलमा है वो कक्षा अध्यापक से अखिल की शिकायत करती है कि वह लंच नहीं करता और अधिकतर भोजन को कचरा पेटी में फेंक देता है, ठीक है। तो आगे देखिए क्या है कि एक पर्यावरण अध्यापक के शिक्षक के रूप में आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ क्या चर्चा करेंगे। यानी कि फ्रेंड्स देखिए जो तीसरी कक्षा की अध्यापक है, अभिभावक मीटिंग में वो जो सलमा है, ठीक है, वो अपने कक्षा अध्यापक से कहती है, यानी कि जो अखिल है उसकी शिकायत करती है कि वह लंच नहीं करता है और अधिकतर भोजन जो है वो कचरा पेटी में फेंक देता है, ठीक है। तो एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ क्या चर्चा करेंगे। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि बच्चों को खाना बनाने वाले व्यक्ति के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, क्योंकि कोई इतना मेहनत से बना रहा है तो इसके बारे में बच्चों को अवगत कराएं, बताया जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है बच्चों को अपने माता पिता से निसंकोच अपने भोजन की प्राथमिकताओं यानी कि पसंद के बारे में बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही, कि देखिए कभी कभी माता पिता ऐसे होते हैं कि बच्चों को पसंद नहीं होता है फिर भी वो टिफिन लंच बॉक्स में पैक करके दे देते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे होते हैं फ्रेंड्स वो अपने माता पिता से अपनी पसंद के बारे में बताएं और वहीं अपने लंच बॉक्स में लें ताकि वो फेंके नहीं अपने जो भोजन है, ठीक है। और अगला ऑप्शन है कि बच्चे को अपना लंच करना चाहिए क्योंकि कई बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा है। ये तो कोई बात नहीं होती है फ्रेंड्स इसमें, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है आपका कि बच्चों को अपना लंच खत्म करना चाहिए क्योंकि किसान को भोजन उगाने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही ऑप्शन है। यानी कि फ्रेंड्स आपका जो देखिए ए, बी और डी ये बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर सी आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए आपका बी नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि प्राथमिकताओं के बारे में बात करनी चाहिए, ठीक है। पसंद के बारे में बात करनी अच्छी होती है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इससे जो आपका इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा कि बहुत से बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा। और डी भी आपका बिल्कुल सही है कि लंच जो है वो खत्म करना चाहिए क्योंकि किसान को भोजन उगाने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ए, सी और डी होगा। यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड्स वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आज के देखिए हम लोग ईवीएस की क्लास से अपने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। जो लोग फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए कर दीजिए। आज देखिए आप लोगों को लास्ट पेपर सेट कराया जा रहा है, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए क्योंकि कल एग्जाम है। आप सभी लोगों के लिए फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट, सबसे अच्छा आप लोग पेपर करिए और अच्छा स्कोर लाइए, ठीक है। आज के लिए क्लास में आपके ईवीएस की क्लास में इतना ही। इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले सीडीपी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके फ्रेंड्स।